फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सभी लोग अलग अलग हैं, हमारा व्यक्तित्व अलग है, हमारी दैनिक जीवनचर्या अलग है, हमारी समस्याएं अलग हैं, हमारे खुश रहने के कारण भी अलग अलग है। लेकिन एक चमत्कार जो हुआ है वो ये कि हम सब में एक ऐसा कारण है जो अभी सबके बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, या फिर वो पहलू के तौर पर हम सब से कहीं ना कहीं जरूर जुड़ा है। एक ऐसी समस्या जिसको हम ही नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व फेस कर रहा है, और वो समस्या है कोविड-19, जो अचानक से हमारे बीच आई और अब तक अपने असर को कायम रखते हुए बढ़ती जा रही है। अब ये समस्या थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी अनभिज्ञता, हमारा थोड़ा सा जो ज्ञान है उसके कम होने के कारण, या फिर कहीं हमारी लापरवाही इस बीमारी को बढ़ाती जा रही है। क्या है कोरोना, क्या है कोविड-19, कैसे फैल रहा है, क्यों फैल रहा है, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करना बेहद बेहद जरूरी है। और आज उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे बीच एक खास शख्सियत मौजूद है जो आपसे सीधे तौर पर इस फोन के जरिए आपसे बात करेगी। आपके दिमाग में संशय हो कोई कोविड को लेकर, आप सीधे तौर पर स्क्रॉल हो रहे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको मिलवाती हूँ उस शख्सियत से। आज हमारे बीच है डॉक्टर बलवंत मंडा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी। थैंक यू। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं आप और जोधपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोविड-19 का कहर मार्च से शुरू हुआ था, अब तक चलता आ रहा है, लेकिन सर और सर की पूरी टीम ने जिस तरह अपना योगदान इसमें दिया है और दिए जा रहे हैं, वो वाकई में सर काबिल तारीफ है, और उसके लिए पूरी जोधपुर की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार है। थैंक यू। आज इस विषय पर सर हम बात करने वाले हैं आपसे। तो जो मेरा सबसे आम साधारण सा सवाल आपसे यही है, कोविड-19 है क्या? देखिए, कोविड-19 एक वायरस है, और जिस तरीके से इसको पेंडेमिक का नाम दिया गया, इसकी स्टार्टिंग जो हुई है वो चाइना से हुई थी जी। और चाइना से होने के बाद में जिस तरीके से ये दूसरे देशों के अंदर, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जिस तरीके से इसका फैलाव हुआ जी, और जिस तरीके से आज जो वर्ल्ड के अंदर जो बाकी कंट्रीज़ के अंदर आप कंडीशंस देख रहे हैं जी, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ और सारी डेवलपिंग कंट्रीज़, जी, मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। जी। केवल कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कुछ अच्छे मेजर्स इसमें अडॉप्ट किए हैं, वहाँ पर बिल्कुल इस केसेस बिल्कुल कम है, बाकी ऑल ओवर ये पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल चुका है। WHO ने इसको काफ़ी टाइम पहले ही इसको पेंडेमिक मतलब आम भाषा में यदि हम बात करें तो इसको महामारी घोषित कर दिया है। सर, ये फैलता कैसे है? देखिए, वायरस जनित ये रोग है, और जिस तरीके से एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से कांटेक्ट में आने से, चाहे हर एक जो बीमारी है वो किसी न किसी माध्यम से ये फैलती है। बिल्कुल। अब इसका जो वायरस है, वायरस का जो माइक्रोन साइज़ है, हर एक वायरस का माइक्रोन साइज़ अलग अलग होता है, तो उसी के हिसाब से इसके प्रोटेक्शन में जिस तरीके से हम मास्क वगैरह का बताते हैं उसी के हिसाब से बताया जाता है जी। और ये वायरस में जो भी हम जो बात करते वक्त जो हम खांसते हैं, छींकते हैं, या जो हम ड्रॉपलेट्स हम एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ते हैं, तो यही चीज़ें संपर्क में आने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलता है। जैसे मान लीजिए कि अमूमन एक आम पब्लिक प्लेस के अंदर किसी व्यक्ति ने जो इस बीमारी से ग्रसित है, उसने अपने ड्रॉपलेट्स या तो छींक की, या फिर अपने मुंह को हाथ लगाया या आंखों को हाथ लगाया, उसके बाद में उसने मान लीजिए किसी दरवाजे हैंडल या रेलिंग को हाथ लगाया, किसी भी आसपास के सामान को, और उसके उस सामान को यदि किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति ने हाथ लगाया, और उसके बाद में यदि वो बिना हैंड सैनिटाइज किए या हैंड वॉश किए अपने आंखों को या अपने शरीर के किसी अंग को लगाता है, तो उससे ग्रसित हो सकता है। तो संक्रमण की दर इसके अंदर जो है वो बहुत ही अधिक है, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण बहुत तेजी से इसमें फैलता है। सर, इसके जो लक्षण की बात करें तो लक्षणों को लेके अभी तक मुख्य बिंदुओं पे हम जैसे आम नागरिक है पहुंच ही नहीं पाते कि इसके एग्जैक्टली क्या लक्षण हैं। देखिए, लक्षण की हम बात करें तो एक कोई भी बीमारी होती है, ये इसलिए महामारी और इसलिए इसमें डिफिकल्ट टाइम इसलिए है क्योंकि कोई भी बीमारी है तो उसका हर बीमारी का अपना एक कोर्स होता है। एक कि अमुक बीमारी इस तरीके से होगी और उसमें इस तरह के लक्षण दिखाई देंगे और इस लक्षणों में आपको ये चीज़ें करनी है। परंतु जहाँ तक हम कोविड की बात करें तो कोविड की बीमारी का जो अभी तक कोर्स है वो बिल्कुल डिफाइंड नहीं है। तो जिस तरीके के लक्षण है, लक्षणों के अंदर बहुत अधिक तरह की भिन्नता है। यदि मैं कुछ कॉमन लक्षणों की बात करूं तो सबसे पहले तो ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेज जो 80-85% केसेज हैं वो बिल्कुल ही असिम्प्टोमेटिक है, जिनमें किसी तरह के कोई लक्षण नहीं है। और उसके बाद में यदि हम लक्षणों की बात करें तो फीवर मोस्ट कॉमन सिम्टम है इसके अंदर। अधिकतर लोगों के अंदर हाई ग्रेड फीवर जो आता है लक्षण जिसमें दिखाई देते हैं। गले में खराश है, उसके अलावा हेडेक, उसके अलावा आपका
यदि हम बात किया जाए तो सबसे अधिक मेलेज जो बॉडी में थकान होती है, एक अलग तरह की थकावट जो है वो इसके अंदर लोगों को इसके अंदर महसूस होती है। उसके अलावा भी अधिक तरह के कई तरह के लक्षण है, जैसे खाने में टेस्ट नहीं आता, खुशबू एनोसिमिया जो हम कहते हैं, ये बहुत ही इसका पेक्युलर सिम्टम है इसका। कई लोगों को जिसमें लोगों को खुशबू का एहसास नहीं होता किसी भी चीज में, तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स है। बाकी इसके आउटकम्स हैं बहुत ही वैग हैं, अलग अलग। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि इसका जो एक डेफिनेट कोर्स जो होता है वो अभी तक पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं है। सर, अगर लक्षणों की बात की जाए, इतने सारे लक्षण हैं, अगर ऐसा भी केसेस सामने आ रहे जिसमें कुछ लक्षण सामने आते ही नहीं, जस्टिफाई नहीं हो पाता कि मुझे कोविड है सपोज? नहीं, बिल्कुल हमारे लिए भी सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज यही है, क्योंकि 80-85% केसेस के अंदर सिम्टम्स होते नहीं है। और मान लीजिए व्यक्ति अपने परिवारजन यदि उसका कोई पॉजिटिव आता है और वो यदि टेस्ट करवाता है तो उसमें पॉजिटिव दिखता है, और व्यक्ति के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो हमेशा व्यक्ति इसी पशोपेश में रहता है कि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, बिल्कुल मुझे पॉजिटिव घोषित कर दिया गया है, लेकिन मैं यदि कहीं बाहर जाऊंगा या कुछ भी करूंगा तो अन्य किसी में संक्रमण फैलने का खतरा नहीं है। जबकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें अधिकतर जो 80% केसेज है वो बिल्कुल असिम्टोमेटिक है। आप सिम्टम्स रहित रहते हुए भी दूसरों को संक्रमण उतनी ही गति से फैला सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो इसका कोरोना का सबसे ज्यादा असर है वो किस एज के लोगों पर पड़ रहा है? देखिए, जहाँ तक देखा जाए ऑलमोस्ट देखिए महामारी पेंडेमिक जिस तरीके से जोधपुर में चली है और बाकी जगह चली है, यदि जोधपुर के सीन में हम बात करें तो सबसे पहले लॉकडाउन लगा। केसेज में लॉकडाउन लगने के बाद में जो ही अनलॉक की सिचुएशन आई और केसेज के अंदर थोड़ी बढ़ोतरी चालू हुई, उस टाइम में जो मोस्ट अफेक्टेड एज ग्रुप था वो एज ग्रुप था यंग एज ग्रुप। ये हमने भी स्ट्रेटेजी के अंदर पहले भी ये चीज़ कही थी कि उस टाइम में जो यंग एज के जो बॉयज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, इनका मूवमेंट अपने घरों के बाहर ज़्यादा था। तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलेंगे 20 to 30, 30 to 40 एंड अप टू मतलब 20 to 40 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, इसका मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा था। ये लोग बाहर निकलते थे, अननेसेसरी इनका मूवमेंट भी जो होता है वो अधिकतर अननेसेसरी होता था। बिल्कुल सही। या मतलब ये नहीं है कि आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं या आप और किसी काम के लिए जा रहे हैं। और ये जब वापस आते थे अपने घरों के अंदर, तो घरों में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति को ये अच्छी तरीके से पता है कि मुझे कब बाहर निकलना और कब नहीं निकलना। उनके पास में इतना अनुभव है। तो बुजुर्ग व्यक्ति आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान भी और अनलॉक के बाद में भी अननेसेसरी आपको कहीं कोई बुजुर्ग व्यक्ति घूमता हुआ नहीं दिखा। बिल्कुल। तो ये जो अफेक्टेड का जो एज ग्रुप है, हालांकि इन्फेक्टेड ज्यादा यंग एज ग्रुप हुआ, लेकिन ये यंग एज ग्रुप को हमेशा घर पे जाके और इन बुजुर्गों को हमेशा इसने इन्फेक्शन दिया है। और लास्ट हम मॉर्बिडिटी की बात करें, मोर्टेलिटी की बात करें, तो इसमें जो अफेक्टेड है वो बुजुर्ग व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर या इस तरह के व्यक्ति जिनमें डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो या कोई इस तरह की बीमारी हो जिसमें जो उनकी इम्यूनिटी पावर है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, तो ये लोग ज्यादा अफेक्टेड है। मोर्टेलिटी इन लोगों की ज्यादा हो रही है। अच्छा, बच्चों की बात की जाए तो क्या ये सच है कि बच्चों में रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है? बिल्कुल, डेफिनेटली ये चीज माननी पड़ेगी इसमें, क्योंकि जिस तरीके से स्वाइन फ्लू का हम देखते हैं जोधपुर के अंदर, जोधपुर का एनवायरनमेंट इस तरीके का है कि थोड़ी ठंड और थोड़ा सा नमी टाइप का इस तरह का मौसम है कि ये हमेशा वायरल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिस तरीके से हम स्वाइन फ्लू की मार भी लगातार हम हर साल इसको थोड़ा बहुत झेल ही रहे हैं और हर 3 साल में थोड़ा सा इसकी मार तीव्र होती है। उसी तरीके से कोविड के अंदर भी यही है कि कोविड के लिए भी एक थोड़ा सा एक सूदिंग एनवायरनमेंट जोधपुर का है। तो जिस तरीके से आपने बच्चों की बात की, स्वाइन फ्लू में यदि हम देख रहे हैं तो स्वाइन फ्लू में जो हमारा हाई रिस्क ग्रुप है वो प्रेग्नेंट लेडीज है। प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर ही काफी ज्यादा अफेक्ट करता था, लेकिन कोविड के मामले में यदि देखा जाए तो प्रेग्नेंट लेडीज को इसने इतना अफेक्ट नहीं किया। बच्चों की बात भी हम जहाँ तक कर रहे हैं तो बच्चों के अंदर भी अफेक्टेड भी कम है और रिकवरी काफी अच्छी है, कॉम्प्लिकेशंस कम है। जी, मेरा एक सवाल और है कि खाने पीने की जो आदतें हैं या होटलों में आपने देखा होगा खाना वाना सब बंद हो गया था अभी, क्या उससे भी कोरोना फैलने का डर रहता है? देखिए, कोरोना से बचाव की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, मेनली जो हमारे सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, देखिए बीमारी का कोर्स बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, ना रिसर्च भी इतनी अब तक हो पाई है कि उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अभी तक कहा जा सके। सेकेंड चीज़, डेफिनेट कोई ट्रीटमेंट इसका है नहीं। यदि हम बात करें कि किसी की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, स्वाइन फ्लू में टेमी फ्लू देते हैं, तो हालांकि इसमें रेमडेसिविर वगैरह सभी दवाइयों का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, रिजल्ट भी अच्छे हैं, पर भी एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यदि कहा जाए तो इस तरह की कोई चीज़ अभी तक है नहीं। तो सीधी सी बात है कि जितना हम बीमारी से बचाव रखेंगे उतना ही इसका उपचार है।
तो होटलों की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यदि 2 गज की दूरी जिस तरह की बात की जाए या मास्क या सारी चीज, देखिए होटल्स का सबसे बड़ा एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज भी है कि अधिकतर जो वर्क प्लेसेज है, वर्क प्लेसेज पे आदमी हमेशा चीज़ों का ध्यान रखता है कि मास्क भी पहन के रखेगा, 2 गज की दूरी भी रखेगा, यदि कोई उससे आगंतुक मिलने भी आया तो भी डिस्टेंस रखेगा। तो आशंका थोड़ा कम हो रही है। लेकिन अमूमन क्या होता है कि लंच टाइम पीरियड के अंदर हमेशा एक ग्रुप जो होता है वो हमेशा साथ में बैठता है, साथ में खाना खाता है, और उस टाइम उसका मास्क भी उतरा हुआ रहता है, और यदि एक भी आदमी उनमें से अफेक्टेड है तो बाकी सभी लोगों का अफेक्टेड होने का डर रहता है। मेरा एक और सवाल आपसे है कि अभी जब से कोविड का आया है, मल्टीविटामिन गोलियां, ऐसी बहुत सारी विटामिन सी सोर्सेज गोलियां हैं जो लोगों के बीच बहुत बिक भी रही हैं और लोग रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, ले भी रहे हैं, क्या वो वाकई में इतनी इफेक्टिव है? देखिए, जहाँ तक हम ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट के अंदर जो हम लोग ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब कर रहे हैं या लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं, उसमें मल्टीविटामिन की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, देखिए कोई भी वायरल डिजीज होती है तो वायरल डिजीज में वीकनेस एक कॉमन सिम्टम है, और मल्टीविटामिन और विटामिन सी और जिंक ये सारी चीज़ें या तो आपको दूसरी जो चीज़ें हैं उसके एब्जॉर्प्शन के अंदर मदद करती है, और वायरल डिजीज की जो वीकनेस है उससे आपको लड़ने के अंदर सहायता करती है। इसके साथ साथ शरीर के अंदर जो पानी की कमी है वो कदापि ना होने दें। वायरल डिजीज का ये एक सिम्टम है कि आप जितना ज़्यादा बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे उतना ही ज़्यादा बॉडी के अंदर आपकी वीकनेस कम आएगी। सर, मैंने एक बात सुनी थी कि जब ड्यूरिंग कोरोना शुरू हुआ था, सबसे ज़्यादा हीट पे था, उस वक्त आप भी अपने घर से बेहद दूर रहे थे, करीब 1.5-2 महीना, तो एक तरह से आपने भी एक फेज देखा है। तो आपने जो समस्या उस वक्त देखी कि आपको 1.5 महीने अपने घर से दूर रहना पड़ा और उसके बाद आप वापस घर आए होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग जो कोरोना की वजह से एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं या इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, क्या भूमिका हो सकती है? आपने क्या महसूस किया? देखिए, बड़ा मुश्किल समय था और थोड़ा सा डिफरेंट था कि सभी के लिए बिल्कुल नया समय था। हालांकि ये केवल मेरे पे लागू नहीं होती, प्रशासन जोधपुर का सौभाग्य है कि जी सर, माफी चाहूंगी, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो मैम, मैं राहुल बात कर रहा हूँ। जी सर, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, मेरा सवाल है कि मेरे पड़ोस में कोरोना पॉजिटिव है जी, तो मुझे किस तरह के एहतियात बरतने होंगे? जी जी सर। राहुल जी, सीधी सी बात है कि आपके पड़ोस के अंदर जिस तरीके से कोविड पेशेंट है, हालांकि अब जोधपुर के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो मेरे हिसाब से हर जगह, हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई कोविड पेशेंट आपको मिलेगा। सावधानी आपको ये रखनी है कि आप उनसे, हालांकि आपके पड़ोस में है, तो सबसे पहली चीज तो आपको ये देखनी है कि उनके जब पॉजिटिव आए हैं और जब उनके सिम्टम्स आए, इन्होंने टेस्ट कराया है, उस दौरान, उसके पिछले 5-10 दिनों के दौरान आपकी उनसे कितनी मुलाकात हुई है। यदि आप उनसे रेगुलर टच में हैं और आपकी इनसे मुलाकात हो रखी है, तो जिस दिन आपकी मुलाकात हुई थी उससे 5-7 दिन का गैप रखते हुए आपको अपना टेस्ट, यदि आप में सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अपना टेस्ट करवाना चाहिए, और कम से कम उतने दिनों तक आपको बाकी लोगों से थोड़ा बहुत आइसोलेशन मेंटेन रखना चाहिए। और यदि आप उनके संपर्क में नहीं हैं तो बाकी जो रेगुलर सावधानियां हैं, जिस तरीके से अभी वो, हालांकि जिस तरीके से आइसोलेशन में रह रहे हैं, उनका परिवार भी क्वारंटाइन में रह रहा होगा, तो बाकी जो आपको सावधानियां हैं, 2 गज की दूरी और बाकी सारी डिस्टेंस है, आपको ये इंश्योर रखना है कि वो आपके पड़ोसी हैं, आप भी अपना पड़ोसी धर्म निभाएं, वो लोग आइसोलेशन से बाहर नहीं निकले, क्योंकि अधिकतर ये समस्या आती है कि अभी भी कई लोगों में कंफ्यूजन है कि सब पॉजिटिव व्यक्ति तो घर के अंदर है, ऊपर एक कमरे के अंदर है, लेकिन परिवार के जो बाकी मेंबर्स हैं वो तो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी क्वारंटाइन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पॉजिटिव व्यक्ति के लिए आइसोलेशन। सर, आपकी बात अधूरी रह गई थी। जी, देखिए, उस टाइम की जहाँ तक हम बात करें, जोधपुर हालांकि इस मामले में मैं मानता हूँ कि काफ़ी सौभाग्यशाली रहा है कि प्रशासन के जितने भी व्यक्ति हैं, संपूर्ण प्रशासन की बात करें, नगर निगम, पुलिस, मेडिकल डिपार्टमेंट, सभी के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है। अच्छा। ये चीज़ मैंने पर्सनली महसूस की है। और उस दौरान जहाँ तक हम बात करें कि संपूर्ण प्रशासन के कई व्यक्ति वो भी हमारे साथ में बाहर आइसोलेशन के अंदर ही थे। सर, माफी चाहूंगी, एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी जी, मुंडा सर नमस्कार। मैं निवेदन कर रहा था जी कि मैंने ऐसा महसूस किया है पिछले 7-8 दिन से, और कोई टेस्ट भी मैंने करा लिया, मुंह का स्वाद चला गया, राजधानी का भी कंफर्म नहीं हो रहा था जी। और मेरी रिपोर्ट है तो नेगेटिव आई। आपकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है? जी जी, ठीक है। अभी आपको और क्या सिम्टम्स हैं? और तो कुछ नहीं, बाकी सब एकदम ठीक हूँ।
जी जी, देखिए मैं इसमें आपके भी सवाल का जवाब दूंगा और बाकी सभी श्रोताओं के लिए भी मेरे हिसाब से जानकारी काफी लाभदायक होगी। जी आरटीपीसीआर की जो सेंसिटिविटी है जो हम टेस्ट करते हैं, इसको भी करने के दो तरह के मेथड हैं। एक तो आप ओरोफेरेंजियल जो गले के अंदर शहद डाल के आप ये चीज की जाती है। माफी चाहती से एक और कॉल ले लेते हैं, दोनों का जवाब साथ हो जाएगा। हेलो हेलो। हाँ मैडम। जी आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मैडम मैं जोधपुर से पत्रकारिता बोल रहा हूँ, मानदेव से। जी मेरा सवाल था मैडम, कोरोना वैक्सीन अपने जोधपुर में कब तक अवेलेबल हो जाएगी और जब अवेलेबल होगी तो क्या अभी कुछ उम्र वर्ग के लोगों के लिए विशेष होगी या सब आमजन के लिए होगी? जी बहुत अच्छा सवाल है ये। जी मैं पहले सवाल का जवाब दे रहा था। जिस तरीके से हमने कहा कि कोविड की जो जांच की जाती है आरटीपीसीआर मेथड के द्वारा की जाती है। आरटीपीसीआर को भी करने के दो तरीके हैं, उसमें एक तो ओरोफेरेंजियल और एक नेजोफेरेंजियल। यदि हम इसकी सेंसिटिविटी की बात करें तो 70% इसकी सेंसिटिविटी है। मतलब इसमें भी टेस्ट करने के बाद में 30% लोग ऐसे छूट जाते हैं जिनको ये टेस्ट डिटेक्ट नहीं कर पाता है। जहां तक हम HRCT की बात करें, HRCT जो सिटी चेस्ट है, इसकी सेंसिटिविटी 98% आती है। अच्छा। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम है कि आपके लंग्स में कितना इन्फेक्शन है उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए। तो यदि आपको लग रहा है कि आप में सिम्टम्स हैं, आपने आरटीपीसीआर भी करवा लिया, आपका टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है और मैं उस चीज को प्रेफर करूंगा कि आप सिटी कराएं। लेकिन सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, हर एक व्यक्ति के लिए मैं ये चीज कहना चाहूंगा, पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन सेचुरेशन जो नापने का तरीका है वो सबसे बेस्ट मेजर है। आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको एक इंस्ट्रूमेंट से आप अपने पूरे परिवार के संपूर्ण जो भी आपका परिवार है जिसमें आपके बुजुर्ग व्यक्ति भी आ रहे हैं, आप सभी का हैंड सैनिटाइज करते हुए, ताकि यदि किसी में एक में इन्फेक्शन हो तो दूसरे में नहीं हो। तो ये चीज करते हुए आप सुबह और शाम अपना पल्स ऑक्सीमीटर से अपने बॉडी के अंदर आपके ब्लड लेवल के अंदर कितना ऑक्सीजन है उसको आप जरूर मेजर करते रहे। ये सबसे उसका आदर्श मानक कितना है? देखिए उसका आदर्श मानक इसको नापना क्यों जरूरी है, उसका पीछे रीजन ये है कि एक अमूमन आदमी के अंदर जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है वो 95% से अबव होता है। अच्छा। यदि आपका हमारा अभी देखा जाएगा तो अमूमन 97-98 के आसपास वो ये चीज नॉर्मल आदमी के अंदर दर्शाता है। एक आम आदमी में जब ऑक्सीजन लेवल ब्लड के अंदर कम होता है तो 90 से नीचे जाते ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको, एक व्यक्ति में सांस की तकलीफ या ब्रेथलेसनेस उसको होने लगती है। उसको लगता है कि मुझे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कोविड में क्या होता है कि कोविड में ये स्तर नीचे जाता है पर व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ता। अच्छा। ये साइलेंट हाइपोक्सिया इसको कहा जाता है। कई बार हमने ऐसे व्यक्ति भी रेफर किए हैं जिनमें ऑक्सीजन का लेवल 70-60 तक चला गया और व्यक्ति आराम से बैठ के बात कर रहा है। तो ये सबसे ज्यादा इसमें दुखद बुरी चीज है कि एक व्यक्ति को ये मालूम नहीं पड़ता है कि उसे कब डॉक्टर को कंसल्ट करना है और वो इस स्थिति में पहुंच जाता है कि वो उसके बाद में रेफर करने में, उससे रिकवर करने में या तो बहुत ज्यादा समय लगता है या फिर उसको रिकवरी उसकी हो नहीं पाती है। तो मेरा सभी से निवेदन यही है कि पल्स ऑक्सीमीटर बहुत सिंपल मेजर है, आप इस चीज को काम में लेवे और सुबह और शाम अपना ऑक्सीजन लेवल नापें। यदि आपको लगता है 95-94 इससे कम आ रहा है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सर एक और कॉल है। हेलो हेलो। हाँ जी आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है सर, अपना सवाल कीजिए। मैम आज का ऑपरेशन हो रखा है, मुझे कान सिंह बात कर रहा हूँ जी जी सर। जी इससे पहले मैं एक वैक्सीन वाली जो बात कही थी उसका जवाब मैं देना चाहूँगा। कोविड वैक्सीन हालांकि जिस तरीके के जीओई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्य सरकार से इंस्ट्रक्शंस मिले हैं ये जल्दी आने की संभावना है। अभी जो हमें जो वक्त दिया गया अमूमन 2-3 महीने के अंदर इसके आने की पूर्ण रूप से संभावना है। जोधपुर में हमारा रीजनल वैक्सीन स्टोर और डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर है, इसको अपग्रेड करके हम स्टेट वैक्सीन स्टोर के अंदर हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। ये कार्य चालू कर दिया गया है। सेकंड जो वैक्सीन लगने की बात है, आने के बाद में इसकी प्रायोरिटी अलग अलग चरणों के अंदर तय की गई है। सबसे पहली प्रायोरिटी जो है इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स है। अभी जो भी हमारे गवर्नमेंट सेटअप के जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं प्लस प्राइवेट सेटअप जो हमारे रजिस्टर्ड हैं उन सभी का डाटा इसके अंदर जुटाया जा रहा है। अमूमन आप ये मान के चलें कि लगभग जोधपुर शहर के अंदर ये डाटा 15 से 20 हजार के आसपास है। तो इन लोगों को सबसे पहले ये वैक्सीन लगेगी क्योंकि फ्रंट लेवल पे ये इस चीज का रोज सामना कर रहे हैं और बाकी दूसरे लोगों को बचाने के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरत है। और सेकेंड स्टेज में जो दूसरा फ्रंट डिपार्टमेंट्स है, दूसरे डिपार्टमेंट जो वार फुट पे फ्रंट फुट पे आकर रहकर काम कर रहे हैं, उसके बाद में ये 50 ईयर से अबव एज वालों को विद क्रॉनिक डिजीज
फिर उसके बाद में हर एक इसमें कैटेगरी डिसाइड करेगी, कैटेगरी एक साथ सबके लिए संभव नहीं बिल्कुल है, एक साथ इसलिए सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि यदि हम ये भी सारा डाटा देखें तो मेरे हिसाब से अंतिम छोर तक पहुंचते पहुंचते इसको लगभग 6 मंथ्स के लगभग लगेंगे। जी जी। सेकंड, हार्ट डिजीज का जैसे काम सिंह जी ने सवाल किया देचू से, तो इसमें यही है कि जिस तरीके से हम बाकी सभी लोगों को कहते हैं, इस तरह के व्यक्ति जो भी हार्ट डिजीज के हैं, जो शुगर से पीड़ित हैं या अन्य कोई बीमारी से पीड़ित हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, उनको विशेष तौर से इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पहली बात तो अनावश्यक रूप से घर से बाहर ही नहीं निकलना है, अनावश्यक रूप से आप किसी के संपर्क में नहीं आए, और यदि आपको आना भी है तो बिल्कुल कम से कम व्यक्तियों के संपर्क में आए, डिस्टेंस बना के रखें। और जो प्रोटोकॉल एसएमएस का हम लोग हर मीटिंग के अंदर या हर वार्ता के अंदर कहते हैं, एसएमएस मतलब सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, तो इस चीज़ की पालना मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को करनी है और इनके लिए भी उतनी ज़्यादा जरूरी है। और सेकंड चीज़, यदि इनमें चूंकि ये हाई रिस्क पेशेंट है तो इनको यदि कहीं भी इस तरह का डाउट होता है, लक्षण होता है, तो इमीडिएटली अपनी जांच कराएं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जितना जल्दी डिटेक्ट होता है इनमें इन्फेक्शन और जितना ही जल्दी ट्रीटमेंट होता है उतना ही जल्दी रिकवरी होती है। जी। घर से बाहर निकलने वाला व्यक्ति जब घर में आए तो उसका सबसे पहले काम अभी कोविड-19 के वक्त क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो अपना जो भी हैंड वगैरह है वो सारे सैनिटाइज करें जी। और रूटीन के अंदर अपने प्रोफेशन के हिसाब से जो भी हैं बाहर जो आप कपड़े वगैरह पहनते हैं उनको आप कोशिश रखें कि आप रूटीन कपड़ों से या बाकी सारी चीज़ों से अलग ही रखें जी। और पूरा सबसे बेस्ट यही रहता है, क्योंकि इसको अधिकतर हमारा जो फील्ड वर्कर है या जो भी डॉक्टर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो आप चाहे घर में कितनी बजे भी आ रहे हैं, चाहे 9 बज रही है चाहे 12 बज रही है, आप बिल्कुल स्नान करके ही आप दूसरे लोगों के कॉन्टेक्ट में आए। तो मेरे हिसाब से हैंड वॉश की जो हम बात करते हैं ये बहुत ही इफेक्टिव मेजर्स है। तो नहाना भी आप, मैं कहूँगा बात लेना भी आपका उसी का एक प्रोसीजर है। तो बिल्कुल आप इसमें डिसइंफेक्टेड होके ही आप दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आ सकते हैं। इससे कम से कम ये होगा कि आपके शरीर पे यदि कोई किसी तरह के कीटाणु है या आपके कपड़ों पे है तो वो आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अच्छा, मेरा एक साधारण सा सवाल ये है कि हम लोग जिस तरह की परिवारों में रहते हैं, सैनिटाइजर एक आम जरूरत बन गई जब से कोविड आया है, लेकिन जिनके लिए ये सैनिटाइजर अवेलेबल ना हो, जो कि बहुत ही निम्न परिवारों में रहते हैं, क्या साबुन उतना ही असरकारक है? बिल्कुल बिल्कुल, साबुन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है इसके अंदर, और हाथ धोने की भी एक टेक्निक है। इसको भी हमेशा हम हालांकि मैं टीवी के ऊपर भी इस चीज को दर्शा सकता हूँ। बिल्कुल। इसको जरूर हम एक निमोनिक के नाम से कहते हैं, सुमन के। सुमन के में मतलब आप S फॉर सीधा, अच्छा हाँ, U फॉर उल्टा, ओके ठीक है, M फॉर आपका इसका जो पूरी मुट्ठी, और A फॉर आपका है कि नहीं इसकी अंगुलियां वगैरह जो भी हैं, और N फॉर आपकी इसके नक्कल्स, और K फॉर कोने। तो सुमन के अबाउट 40 सेकंड्स का ये प्रोसीजर है और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब हाथ भी बेहतर ढंग से धोएं तो फिर चांसेस कम हो सकते हैं रिस्क के। बिल्कुल। सैनिटाइजर, देखिए सैनिटाइजर उस समय के लिए है जैसे कि आप वर्क प्लेसेस पे हैं या बाहर हैं जहाँ पर आपको रेगुलरली एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है, और ये एक सिंपल मेजर है कि आपने अपने पास में रख लिया और आप कभी भी सैनिटाइज कर सके। बाकी हैंड वॉश और घर के अंदर एंटर करते वक्त हाथ लेना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अभी जब से मास्क लगाने की अनिवार्यता की गई है, चालान काटे जा रहे हैं, और हालांकि नागरिक भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जागरूक हो गए, लेकिन फिर भी ये बढ़ रहा है। तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आजकल मार्केट में डिजाइनर मास्क भी आ गए हैं, और लोगों ने जैसे ही किसी को देखा कि चालान कटने का डर है तो वो लापरवाही जो होती है वो जागरूकता में बदल जाती है और मुंह को कवर कर लेते हैं। उसके बावजूद भी अगर ये चीज बढ़ रही है तो मास्क लगाने में कहाँ पे कोताही बरती जा रही है? देखिए, मास्क में हालांकि मास्क को जो लगाने का, पहली बात तो मास्क लगाना, और लगाने के बाद में उसको जो लगाने का तरीका है, क्योंकि अधिकतर टाइम लोग लगाने के बाद में भी उसको या तो गले के नीचे लटका के रखते हैं, और जिस तरीके का आपने कहा कि पुलिस को देखते ही चालान के डर से या किसी चीज के डर से उसको ऊपर कर लेते हैं। उसी तरीके से मार्केट प्लेसेज में भी ये आम बात है कि एक व्यक्ति का चालान आपने एक दिन काट दिया, और एक व्यक्ति यदि पूरे दिन 12 घंटे शॉप के ऊपर बैठा है तो वो कभी ना कभी तो ऊपर नीचे वो सारी चीजें करता ही करता है। तो बिल्कुल डिफिकल्ट टास्क जरूर है, लेकिन मेरे हिसाब से जो हेल्थ केयर वर्कर्स और जो सारे हॉस्पिटल्स में काम करते हैं और पूरा पर्सनल प्रोटेक्शन जो इक्विपमेंट्स है, पीपी किट्स उसमें रहते हैं, उससे तो मेरे हिसाब से कहीं ज़्यादा आसान काम है मास्क लगा के रखना, और बहुत ही ज़्यादा इजी है टास्क। क्योंकि एसएमएस की भी हम बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग भी आजकल कई प्लेसेस के अंदर बना के रखना काफी मुश्किल काम है, तो मास्क एक अच्छा माध्यम है। जी सर, सही कॉल लेते हैं। हेलो
जी मैम, मैं सौदे कहता था। जी हाँ सर, आपका और बहुत मैं स्वागत। धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन और चिकित्सा प्रशासन का कि वो बहुत अच्छे अवेयरनेस वगैरह कर रहे हैं जनता के अंदर। मैं उन लोगों के लिए पूछना चाहता हूँ जो ग्रामीण एरिया से है स्पेसिफिकली, और वो अभी भी इतने जागरूक नहीं है जितना भी जोधपुर शहर के अंदर लोग अवेयरनेस के प्रति है। तो उन लोगों को क्या सावधानी बरतेंगे? गाँव में आज दिन तक कोई मास्क वगैरह नहीं लगाता है, ऐसे ही घूमते हैं लोग, ऐसे ही इकट्ठे होते हैं, उनके लिए कुछ डॉक्टर साहब से पूछिए, कंफर्म करो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा उम्दा सवाल किया, बिल्कुल। किया। हालांकि इस चीज़ को लेकर प्रशासन और संपूर्ण चिकित्सा विभाग भी इस चीज़ को लेकर चिंतित है, क्योंकि इस चीज़ की जो संभावना है केसेज की, ये उस टाइम में ज़्यादा ही, जिस तरीके से अभी पंचायत इलेक्शन और जो इलेक्शंस हुए थे पंचायतों के, उसके बाद से इस तरह के केसेज भी थोड़े से ग्रामीण इलाके से ज़्यादा आने लगे। ग्रामीण इलाके में एक तरह की मान्यता भी है कि वहाँ का खान पान अच्छा है जी। और लोगों को भी इस चीज़ से थोड़ा सा लगता है कि नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। अभी यही भ्रांति चली थी कि गांव में नहीं आएगा, गांव में नहीं आएगा। बिल्कुल, देखिए बीमारी हर जगह जी। है, लेकिन कुछ ग्रामीण इलाके के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। फायदे की बात मैं कहूँ तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक मेंटेन रह जाती है, क्योंकि आम आदमी भी बात करते हैं या 2-4 जन में भी बात करते हैं तो थोड़ा बहुत डिस्टेंसिंग वो लोग मेंटेन करते हैं। और उसके अलावा हालांकि जो अवेयरनेस की बात है इन्होंने कही, अवेयरनेस के लिए सरकारी स्तर पर तो काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसका जो हमने शुरुआत के अंदर भी जब माइग्रेशन वाले जनता आई थी उस टाइम में जो हमने कमेटियां बना के इस तरह का हमने प्रचार किया था, उसको हम वापस फ्रंट फुट पे लेके आ रहे हैं। शहर के अंदर भी हमने जो हमारा वार्ड है, निगम के वार्ड है, उसमें वार्ड लेवल कमेटी हमने वापस थोड़ा सा जीवंत करना चालू किया उसको, और ग्रामीण स्तर के ऊपर भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उन कमेटियों के माध्यम से, क्योंकि ग्रामीण जनता के अंदर आप फोर्सफुली या और किसी चीज़ से जितना आप इन चीज़ों की पालना नहीं करवा सकते, जितना आप समझाइश से करवा सकते हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बलवंत पंडा आज हमारे स्टूडियो में आपसे मुखातिब हो रहे हैं। आपके जहन में कोविड-19 के लिए कोई भी सवाल है, कोई संशय है, तो आप हमें सीधे तौर पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद सर के साथ सवालों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप बने रहिए चैनल 24 न्यूज प्लस पर मेडिटॉक के साथ। वेलकम आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आज मेडिटॉक में हमारे साथ है डॉक्टर बलवंत पंडा और आज हम एक अहम चर्चा कर रहे हैं खास विषय पर जिसका नाम है कोविड-19, जिसने हमें ही नहीं अपितु पूरे संसार को बहुत खराब तरीके से प्रभावित कर रखा है। लेकिन जीत और लगन और उम्मीद, ये तीनों हम सबके साथ है। इन्हीं पॉजिटिव और सकारात्मक सोच के साथ हम सवालों का सिलसिला एक बार फिर डॉक्टर बलवंत पंडा से शुरू करते हैं। सर, बहुत बहुत वेलकम है आपका आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। हम बात कर रहे हैं कोविड को लेकर और सर सारी जानकारी बेहद साधारण सी है, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, लेकिन बावजूद उसके जो ये अपना विकराल रूप ले रहा है उसके लिए क्या ऐसे कदम है जो सरकार उठा रही है? एक कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो 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 जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए आप। जी भवानी जी, अपना सवाल पूछिए। मुझे ना बीपी है, ना शुगर है, ना हार्ट अटैक है, सिर्फ पैर में तकलीफ है और थोड़ा चलने में दिक्कत जी, और नींद कम आती है जी। 87 है। अच्छा, मुझे लगता है वो सवाल समझ नहीं पाए कि हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन जी सर, सरकार की क्या भूमिका है अभी? देखिए, जहाँ तक हम सरकार की बात करें, सरकार शुरुआत से लेकर ही जब से कोविड का प्रवेश राजस्थान में नहीं हुआ था तभी से इस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है जी। और जिस तरीके से कोई भी महामारी होती है, पेंडेमिक है, तो उसमें हर कदम के ऊपर स्ट्रेटेजी चेंज होती है। सर, एक कॉल और ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, हरी सिंह बात कर रहा हूँ। जी सर, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, सवाल ये है कि कोरोना के बारे में जैसे ये सिम्टम्स जो है लगभग मिलते जुलते हैं, जैसे मलेरिया हो गया या डेंगू हो गया, इसका भी जैसे बुखार आना और बाकी जैसे थकान होना,
तो कैसे पहचान करें कि ये कोरोना हो सकता है या डेंगू हो सकता है या जी। फिर मलेरिया हो सकता है? जी सर, इसमें तो एक बात मैं भी आपसे कहना चाहूंगी कि अगर हमें किसी को खांसी जुकाम आता है, हम कहते हैं अरे जाके कोविड चेक कराओ, अरे मुझे नहीं है, मुझे वायरल है। लोग इस चीज को मानना ही नहीं चाहते किसी हद तक कि मैं कोविड पेशेंट हूँ। देखिए, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट चीज़ यही है, और इसलिए ये जो मौसम है, सर्दियों का मौसम है, इसलिए सबसे ज़्यादा हमारे लिए या विभाग के लिए, सभी के लिए चिंता का विषय इसलिए ये मौसम होता है। क्योंकि इस मौसम में अमूमन हर आदमी, एक बार जिस तरीके से मौसम चेंज होता है तो हर आदमी को थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम या खांसी जुकाम होता है। और हर आदमी अमूमन जिस तरीके से रूटीन की जो हैबिट है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत खांसी जुकाम है, दवाई लेता हूँ, ठीक हो जाता हूँ, ये हम स्वाइन फ्लू में भी कहते हैं, कोविड में भी कहते हैं। जी। आपको लगता है आपको खांसी जुकाम है और रूटीन से थोड़ा सा आपको अलग महसूस हो रहा है, तो इसमें देरी करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ठीक है, लोगों की हैबिट है, आपने एक दिन ले ली लेकिन आपको आराम नहीं मिल रहा है इस चीज़ से, तो बिल्कुल आप चिकित्सक की परामर्श इसके अंदर लें, और जो भी इसकी जांच होती है, चाहे स्वाइन फ्लू है चाहे कोविड है, उसकी जांच कराएं। और अभी की मैं बात करूंगा तो अभी जिस तरीके से कोविड का मौसम चल रहा है, तो आप ये मान के चलें कि हर खांसी जुकाम मुझे कोविड ही है, तो आपको कोविड की जांच जागरूकता होनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी जागरूकता होनी चाहिए। एक और हेलो। हाँ जी, नमस्कार। फोन कट हो गया, सॉरी। जी जी जी, आपका सवाल का जवाब वैसे दे दिया है सर ने, लेकिन सर मुझे लगता है आप एक बार फिर मुखातिब हो लें इनसे। हाँ हरि सिंह जी। जी सर, अपना सवाल कीजिए। जी हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि जितने सिम्टम्स जो है, डेंगू मलेरिया हो गया या फिर इस टाइप का जो है बुखार जुकाम, जैसे कि अभी की जो मौसम है उसके हिसाब से देखा जाए तो सभी सिम्टम्स लगभग मिलते जुलते हैं। तो कोरोना के ऐसा अलग क्या है कि क्योंकि काफी सारे अपन देख रहे हैं सिम्टम्स जो है लगभग मिलते जुलते ही है, तो कोरोना का कोई एक दो ऐसे सिम्टम्स अलग से हो जिससे कि पहचान कर सके? देखिए ऋषि जी, सबसे पहले तो यह है कि हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है कि जितने भी वायरल फीवर होते हैं, उन वायरल फीवर के अंदर जो सिम्टम्स हैं वो लगभग मिलते जुलते ही होते हैं, चाहे हम कोविड की बात करें चाहे स्वाइन फ्लू की बात करें। और इस समय इस मौसम में सबसे बड़ी चिंता का विषय यही हमारे लिए, क्योंकि हर व्यक्ति अमूमन मौसम परिवर्तन के साथ में खांसी जुकाम से पीड़ित तो होता ही है। तो सबसे पहले तो हमें यही फोकस रखना है कि हमें यदि खांसी जुकाम इस तरह के आईएलआई के यदि लक्षण है, तो इस मौसम में चूंकि कोविड के केसेज ही आ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमें कहीं कोविड तो नहीं है, तो इसलिए हमें कोविड की जांच करानी चाहिए। सेकंड चीज, कुछ ऐसे लक्षण की आप जहां तक बात कर रहे हैं, तो एक दो चीज इसमें है कि जिस तरीके से हमने पहले भी बात की थी, जो सूंघने की शक्ति खत्म हो जाना, एनोस्मिया, ये सबसे इसमें काफी लोगों के अंदर सिम्टम्स नजर आ रहा है। फीवर यदि होता है तो फीवर इसमें हाई ग्रेड फीवर आता है अधिकतर लोगों को, तो कुछ एक दो तीन सिम्टम्स हैं। बाकी अमूमन जो इसमें थकावट है वो भी थोड़ी सी अलग टाइप की है, बॉडी के अंदर एक अलग ही टाइप की हरारत महसूस होती है, आदमी को बहुत ज्यादा वीकनेस इसमें महसूस की जाती है, महसूस करता है। इसमें जो एक चीज और है सर, जैसे कि नॉर्मल फीवर में क्या होता है, जैसे ये 1 या 2 दिन 12 या 24 घंटे तक बुखार जैसे मान लो होता है, जैसे ये अपना पैरासीटामोल या छोटी मोटी टैबलेट दे देते हैं, उससे सही हो जाता है जी। बाकी फिर जैसे मान लो उस तरह का ही रहता है या फिर और भी जैसे काफी दिन तक चलता है फीवर? नहीं, इसमें देखिए मैंने पहले भी चीज कही, कोविड का जो कोर्स है वो बहुत ही डिफरेंट है। कई पेशेंट हैं जिनको बिल्कुल ही फीवर नहीं आता है 14 दिन तक, कई पेशेंट हैं जिनको फीवर 1-2 दिन आके बिल्कुल ठीक हो जाता है, और कई पेशेंट ऐसे भी देखे हैं जिनको 12-12, 13-13 दिन तक फीवर आता है, और फीवर भी ऐसा है कि 102, 101 तक। तो ये भी बहुत ही, इसका कोर्स जो है बहुत डिफरेंट है। मेरा निवेदन बस यही है कि आपको थोड़ा बहुत भी इसमें खांसी जुकाम कुछ लगता है तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हम हमारे टेस्ट करवाएं, और दूसरा, इस मौसम में हर एक व्यक्ति को, और विशेष रूप से अपने घर में बुजुर्गों का, हर एक व्यक्ति को अपना पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन नापना चाहिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर है। यदि वो 94-95 से ऊपर आता है, दैट मीन्स कि आपके फेफड़े बिल्कुल सही हैं। वो यदि उससे नीचे आता है तो इसका मतलब ये है कि आपके फेफड़ों के अंदर आपका इन्फेक्शन हो चुका है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर के कंसल्टेशन की आवश्यकता है। जांच करवाना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। बाद में अगर सावधानी बरतने के लिए अगर आप एक दो पॉइंट बता दें जिससे कि ध्यान रखें, और अगर मान लो नहीं, देखिए सावधानी का तो यही है कि जो हम एसएमएस की हम बात करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। सेकंड चीज, मास्क का प्रयोग हमेशा करें, और थर्ड चीज सैनिटाइजेशन, हाथ हैंड वॉश करना हो। चाहे कोई अगर घर में आइसोलेट हो रहा है, तो अगर मान लो दूसरे मेंबर, फैमिली मेंबर जैसा है, तो उसके बिल्कुल भी मतलब वो है कि सेपरेट ही रहना है। बिल्कुल। देखिए, इसमें मैं इसको भी थोड़ा विस्तारित देखिए विस्तारित रूप से मैं आपको बताऊं। मान लीजिए एक फैमिली के अंदर 5 मेंबर्स हैं और किसी एक व्यक्ति को कोविड पॉजिटिव आ जाता है,
और आपके घर में उस कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के लिए अलग से रहने की व्यवस्था प्लस उसके लिए अलग से बाथरूम की व्यवस्था है, तो बिल्कुल उसको वहाँ सेपरेट रखा जा सकता है। अगले 14 दिन तक वो वहाँ पर सेपरेट रहे। उसका खाने पीने का जो भी मटेरियल है, या तो आप जो प्रोवाइड कराएं वो तो आप या तो डिस्पोजेबल में प्रोवाइड करवाएं, या उसके जो बर्तन हैं वो उसके बिल्कुल ही अलग हों, ताकि आप उसके अंदर रोजाना भोजन वगैरह या दूसरी जो चीजें हैं वो उनके बर्तनों में उनको दे सके। आपको उस चीज का आदान प्रदान नहीं करना है। ओके सर। हाँ, आदान प्रदान करेंगे तो एक नहीं इस चीज को फैलने का खतरा रहता है। हालांकि ऐसा कुछ आया नहीं है, पर बट क्या थोड़ा क्या है कि वायरल फीवर और थोड़ा रहता है, तो फिर भी डर रहता है। नहीं बिल्कुल या नहीं हुआ है। फिर कई बार ये भी होता है कि हमारे अपन हॉस्पिटल नहीं जाके अपन छोटा मोटा ही टैबलेट लाके सही हो जाएंगे, ऐसा रहता है। नहीं, सर ने आपको एक ब्रह्मास्त्र भी दिया, पल्स ऑक्सीमीटर, जो आप पूरे परिवार के लिए ले तो बेहतर है, उससे सब कुछ पता चल जाएगा। तो उम्मीद है आपको सवाल का जवाब मिला होगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया जी। सर, सरकार की भूमिका पे बात कर रहे थे, लेकिन हाँ देखिए, शुरुआत से ही राज्य सरकार इस चीज को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है, और जिस तरीके से राजस्थान की जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में जिस तरीके का काम अब तक किया जा रहा है, राजस्थान की रिकवरी रेट दूसरे प्रदेशों के मुकाबले बहुत बेहतरीन है। हमारी रिकवरी रेट बहुत बढ़िया चल रही है, और उसके साथ ही जिस तरीके का जागरूकता अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया है वो अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा शुरुआत में 2 तरह के जागरूकता अभियान चलाए गए, फर्स्ट फेज 1 और फेज 2, और उसके बाद में जिस तरीके का सभी एक्सपर्ट्स की राय थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में एक जन आंदोलन को इसका एक रूप दिया गया। जन आंदोलन के अंदर जनता की जो भूमिका थी, जनता का साथ जुड़ाव करके, और जिस तरीके से हालांकि उसके अंदर निगम प्रशासन को महत्वपूर्ण भूमिका उसमें प्रदान की गई थी। जोधपुर के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो मोबाइल मास्क बैंक की स्थापना करना, या मास्क बैंक की स्थापना करना, मोबाइल वैन लगाना मास्क के लिए, और अराउंड हम बात करें फिगर्स की, हम बात करें तो निगम प्रशासन द्वारा लगभग 7 लाख मास्क अब तक जोधपुर के अंदर वितरित किए जा चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा फिगर है, और उस अभियान का उद्देश्य भी यही था कि जब तक सभी एनजीओ का, सभी स्वयंसेवी संगठनों का, जनता का इसमें साथ लेना था, और जब तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को टोकेगा नहीं मास्क पहनने के लिए, तब तक मेरे हिसाब से इन चीजों से पार पड़ना हमारे लिए काफी मुश्किल है। N95 मास्क, इसके बारे में काफी जिक्र किया जाता है, कहा जाता है ये सेफ है, तो क्या साधारण कपड़े का मास्क इस्तेमाल करना उतना ही सुरक्षित है? देखिए, बिल्कुल मास्क की अलग अलग चीजें हैं। कपड़े का मास्क भी हम यूज करते हैं, ट्रिपल लेयर मास्क भी हम यूज कर रहे हैं, N95 भी यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे जो हर व्यक्ति के जो पर्सनल प्रोटेक्शन के जो इक्विपमेंट्स है उसके अंदर ये सम्मिलित हैं। मास्क का मेन उद्देश्य, यदि जैसे देखिए हम कपड़े का मास्क पहनता है कोई भी व्यक्ति, तो मेरे हिसाब से उसमें कोई भी छींकता है, खांसता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स वो बाहर निकालता है, जिससे दूसरे लोगों को संक्रमण होने की काफी संभावना रहती है, तो उससे काफी हद तक इसमें बचाव है। जहां तक हम ये बात करेंगे N95 है, तो N95 मास्क हालांकि हेल्थ केयर वर्कर्स जो उस तरह के एनवायरनमेंट में काम करते हैं उनके लिए ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, और एक मेरे हिसाब से कुछ नहीं के बजाय कपड़े का मास्क और ट्रिपल लेयर मास्क की इसके अंदर बहुत ज्यादा सावधानी रखवा सकता है, बहुत ज्यादा बचाव करवा सकता है। कोविड को लेकर एक और साधारण सा सवाल है मेरा कि गार्गल करना, गरारे करने से कोविड का जो वायरस है वो कुछ ही दिन गले में रहता है, फिर वो नीचे की तरफ जाने लगता है। ये एक साधारण सा ज्ञान जो लोगों में फैला हुआ है, ये एक भ्रांति है या वाकई में ज्ञान है कि आप गार्गल कीजिए और इससे कुछ बचाव हो सकता है? देखिए, गार्गल्स और ये सारी चीजें जहाँ तक हम हमारे परिवारों के अंदर देखें या दूसरे सभी चीजों के अंदर देखें, तो ये चीजें कहीं हद तक आपका गले को साफ रखना, सूदिंग रखना, या आपके गले खराब नहीं होना या इन्फेक्टेड नहीं होना, इन चीजों से तो देखिए बचाता ही है। हालांकि एलोपैथी के साथ साथ में हमने जोधपुर के अंदर इसके साथ साथ हमने आयुर्वेदिक के जो इलाज है, क्योंकि जिस टाइम में स्टार्ट हुआ था उस टाइम में भी थोड़ा सा एनवायरनमेंट इस तरह का था कि हमारा जो परकोटे साइड का एरिया है उसमें आईएलआई के केसेस काफी ज्यादा थे, और हमेशा उस टाइम में भी चाहे हम काढ़ा वितरण की बात करें या गिलोय वितरण की बात करके, तो हमने इन चीजों को भी प्रमोट किया, क्योंकि हर एक व्यक्ति का हर व्यक्ति के ऊपर विश्वास होता है, और यदि हम चलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम उससे ड्रग ऑफ चॉइस निकाल के कुछ ट्रीट ही कर दें, लेकिन एटलीस्ट उससे उस कम्युनिटी के अंदर या उस एरिया के अंदर हम सर्दी खांसी जुकाम वाले इस तरह के लक्षण वाले जो केसेज हैं
उसको हम काफी हद तक हमने कम करने में कम कर सफलता दी, पाई। यानी आयुर्वेदिक काम हाँ, करता है। देखिए आयुर्वेदिक है बिल्कुल। इससे जो ये चीजें हैं तो जहाँ तक वायरल लोड की कम करने की बात करें या इन्फेक्टेड होने की बात करें या जी। तो हम किसी दूसरे व्यक्ति से इन्फेक्शन लेने में, जी। तो इन चीजों में मदद मिलती है और व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है तो उसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी होती है। अच्छा, जो ड्रॉपलेट्स हैं, कहा जाता है कि जब वो जिस चीज पर गिरते हैं, चाहे वो लकड़ी पे गिरे या मेटल पे गिरे, तो उसके जीवित रहने की जो संभावना उसी हिसाब से रहती है, उसकी प्रकृति होती है कुछ ऐसा कुछ? देखिए वायरल का जो कवर है जिसकी हम बात करें तो अलग अलग सरफेस पे उसके जीवित रहने की जो समय अवधि है जी। वो देखिए डिफरेंट है, अलग अलग है। कहीं कपड़े पे होगी तो वो थोड़ा सा अलग है, जी। कार्डबोर्ड पे है तो अलग है, स्टील जी। का सरफेस है तो उस चीज़ को अलग है। और यदि बाहर एनवायरनमेंट में है तो जैसे कि कार के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर होती है तो उन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी अलग है, जी। क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर भी जो कवर वगैरह हैं, जैसे हैंड वॉश को हम इसलिए प्रमोट करते हैं कि जो इसका जो कवर वगैरह है ये वायरस को बहुत जल्दी इसके अंदर नष्ट करती है। जी। तो ये चीज़ें हैं अलग अलग, इसीलिए आप किसी भी सरफेस को टच करें डेफिनेटली आपको हैंड सैनिटाइज और दूसरे सारे जो भी माध्यम है उसको आपको प्रयोग में लेना चाहिए। जब कोविड की बात चल रही थी और समाचारों में भी हमने बहुत देखा और भामाशाहों ने भी ये चीज की कि हर एरिया में, कॉलोनी में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया, तो घर के अंदर अगर इस तरह का कोई छिड़काव किया जा सकता है क्या? सोडियम हाइपोक्लोराइड किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है अगर घर में इसका छिड़काव? देखिए इसमें करने को कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका उपयोग भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है, हालांकि जो इसका सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है उसको इस्तेमाल मतलब एक आम आदमी के लिए भी हम देखें तो साफ सफाई के साथ में आपने देखा होगा कि पहले हमने इसको छिड़काव के रूप में प्रयोग किया, फिर बीच में आया था जब हमने टनल्स के रूप में भी इसका प्रयोग किया, उससे कई लोगों के शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव भी हुए। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो अलग अलग रेशो के अंदर अलग अलग तरीके से ये काम करता है। तो इसको एक प्रयोग के तौर पे किया जा सकता है, जहां आपको जिस तरह मान लीजिए कि किसी घर में पॉजिटिव पेशेंट है और पॉजिटिव पेशेंट अपनी समयावधि पूरी कर रहा है, तो आपको जरूर डिसइंफेक्टेंट के माध्यम से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और बाहर गली मोहल्लों में जहां तक हमने पहले इन्फेक्शन की चरम सीमा के ऊपर इसका इस्तेमाल किया था, पर जरूरी होने पर ही किया गया। अत्यधिक प्रयोग इसका हानिकारक है। जी। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत। अपना सवाल करिए। जी सर, में प्लाज्मा थेरेपी कितनी उपयोगी है? जी, बहुत अच्छा सवाल जी। है। जी देखिए प्लाज्मा थेरेपी की जहाँ तक हम बात करें थोड़ा सा सभी के लिए मुश्किल भरा काम होता है, क्योंकि एक तो व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है, हमारे पास में जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं उनका सभी का डाटा बैंक हमारे पास में तैयार है। उन सभी को हमारी जो प्लाज्मा सेल बनी हुई, काउंसलिंग सेल बनी हुई है, वो इसको कॉल करती है और व्यक्ति को प्रमोट करती है। सबसे पहले तो व्यक्ति को मोटिवेट करना बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि व्यक्ति तुरंत ही कोविड से निकला हुआ होता है और निकलने के बाद में अधिकतर कई व्यक्तियों में भ्रांतियां होती है कि हम अभी तो हमें रिकवर हो रहे हैं, या फिर हमें अभी थोड़ा सा ब्लड देने के बाद में या प्लाज्मा देने के बाद में कमजोरी महसूस होगी। तो सबसे पहले तो वहाँ मोटिवेशन के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आती है। उसके बाद में दिक्कत आती है कि व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडीज है या नहीं। तो ये अमूमन देखा जाता है कि पॉजिटिव होने के बाद में महीने भर बाद में हम इसको प्रमोट करते हैं कि आप प्लाज्मा देने के लिए योग्य हैं अपना टेस्ट करवाने के लिए। उसके बाद में उस व्यक्ति का टेस्ट किया जाता है। टेस्ट में यदि उसके अंदर एंटीबॉडीज बन रही है या उसमें पाई जाती है, तब वो प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए फिट होता है। तो ये अमूमन यहाँ पर संख्या आपकी घट के काफी हद तक कम रह जाती है। और उसके बाद में भी यदि व्यक्ति में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं तो उसकी वेन्स, और क्योंकि ये भी प्रोसेस है जिसमें अमूमन 1 घंटे का लगभग समय लगता है, तो आपकी वेन्स भी इतनी मजबूत है, इतनी बड़ी होनी चाहिए कि ये प्रोसेस के दौरान कहीं भी खून में या ब्लड के प्रवाह में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आए। नहीं तो ये पूरा वेस्टेज, आपका रुकावट आ जाती है तो आपका ब्लड का भी वेस्टेज है, प्रोसेस का भी वेस्टेज है। तो इस चीज़ को करते हुए काफ़ी हद तक हमें तकलीफ होती है। अब तक जोधपुर की हम बात करें तो लगभग हम 700 के लगभग प्लाज्मा इसके अंदर हम तैयार कर चुके हैं और लगभग 650 के लगभग लोगों को अब तक ये प्लाज्मा थेरेपी दी जा चुकी है। अच्छा, जो कोविड पॉजिटिव रह चुके हैं उसके 1 महीने बाद उनके अंदर वो लायकता आ जाती है कि वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, तो ये कब तक कायम रहता है? क्या नहीं, देखिए जिसमें एंटीबॉडीज बन गई हैं वो एंटीबॉडीज बनने के बाद में प्लाज्मा डोनेट एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार भी लोगों ने किया। जी। कई बार हमें आवश्यकता पड़ती है ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग या दूसरी चीज़ों के अकॉर्डिंग भी। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने एक बार प्लाज्मा डोनेट करने के बाद में 2 बार और तीसरी बार भी किया।
तो हम उनकी भी सहायता लेते हैं। एंटीबॉडीज बनने के बाद में कोई इश्यू नहीं है, एंटीबॉडीज अगले व्यक्ति में एक बार बनने के बाद में मौजूद रहती है। तो ये भी फिर सच होगा कि जो एक बार पॉजिटिव हो चुका है दोबारा नहीं होगा, ऐसा कुछ? देखिए, जिनमें एंटीबॉडीज बन गई है उनमें चांसेस बहुत कम होते हैं, जी। क्योंकि उनके शरीर ने एंटीबॉडीज बना ली है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी के लिए विकसित कर ली है। लेकिन दिक्कत इसमें यह भी है, जहां तक हम पहले ही बात कर रहे थे कोविड को लेकर, कि कई लोगों में या अधिकतर लोगों के अंदर एंटीबॉडीज बन नहीं रही है। जी। नहीं बन रही है तो व्यक्ति को दोबारा और तिबारा, मतलब जोधपुर के अंदर भी कई केसेस हैं जो 2-3 टाइम में भी इन्फेक्टेड हुआ है। अगर कोई कोविड पॉजिटिव बाद में प्लाज्मा डोनेट करना चाहे तो वो कैसे आगे आकर योगदान दे सकता है? उसके लिए कोई ऐसा रास्ता है क्या? फिर सरकार ही उन्हें सीधा कांटेक्ट करेगी? नहीं, देखिए, प्लाज्मा बैंक की हम बात करें तो हमारे यहाँ जोधपुर के अंदर एमडीएम और एमजीएच दोनों जगह प्लाज्मा डोनेशन की जो सुविधा है वो बिल्कुल उपलब्ध है। प्लाज्मा बैंक की स्थापना यहाँ एमडीएम के अंदर ऑलरेडी की जा चुकी है। और कोई भी व्यक्ति यदि ठीक होने के बाद में, और जो उसका टाइम लिमिट है महीने भर के बाद में, यदि अपना प्लाज्मा डोनेट करवाना चाहता है तो दोनों ब्लड बैंक में आराम से सीधे भी संपर्क कर सकता है। और सीधे संपर्क करने के बाद में उसका टेस्ट किया जाएगा, यदि एंटीबॉडीज होगी और व्यक्ति फिट होगा देने के लिए तो उसका प्लाज्मा ले लिया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति, हालांकि जिस तरीके से मैंने डाटा बैंक की भी बात की, तो हम भी हमारे स्तर पे प्रयास करते हैं, और साथ में जो हमारे साथ में ब्लड की जो दूसरी संस्थाएं जुड़ी हुई है, जिसमें जोधपुर ब्लड डोनर्स की भी बात करें या लाल बूंद की भी बात करें, और बाकी जितने भी एनजीओज हैं, हालांकि प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी प्रशासन ने, हमने सिटी को 9 जोन में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा। और 9 जोन के अंदर जो हमारे इंसिडेंट कमांडर्स हैं, जो सीनियर आरएस ऑफिसर, और उसके साथ में हमारे सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स, और उनके साथ में पूरी टीम लगी हुई है। तो इन 9 जोन के अंदर भी हमने अलग अलग एनजीओज को पार्ट हमारे साथ में लेकर हमने प्लाज्मा ड्राइव चलाई हुई है, जिसमें हर एक व्यक्ति का योगदान रहता है, और हर व्यक्ति अपने अपने जोन के हिसाब से लोगों को, सभी को मोटिवेट करके प्लाज्मा डोनेट करवाते हैं। जी। मेरा एक सवाल और है कि कहते हैं इम्यून पावर बढ़ाइए तो कोविड से दूर रह सकते हैं। घर में रहने वाले लोग अगर घरेलू उपाय इस्तेमाल करना चाहे तो उन्हें क्या चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे वो ये नहीं कह सकते श्योरिटी है, बट आशंका थोड़ी कम हो सकती है? देखिए, मेरे हिसाब से आम आदमी इस चीज का जवाब मेरे से खाने पीने में मेरे कहने का मतलब, जैसे कोविड को लेकर अभी सर्दी जुकाम से जुड़ा हुआ है तो फ्रिज की चीजों को अवॉइड कर दे, गर्म पानी ज्यादा पिए, नींबू का सेवन, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखिए, ये चीजें जो नॉर्मल एक आम आदमी, और मेरे हिसाब से एक आम हिंदुस्तानी, वो इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से जानता है। इम्यून पावर के लिए यही चीजें हैं जिस तरीके से आपने भी अभी कहा कि फ्रिज की चीजों का सेवन कम करें, गर्म पानी का सेवन इसके अंदर करें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं तो ये कहूँगा कि सुखी रहें और स्वस्थ रहें, टेंशन ना पालें, क्योंकि आपकी जो चिंता है वो आपकी इम्यूनिटी पावर को कहीं हद तक, चाहे आप कुछ भी खाएं, लेकिन आपकी इम्यूनिटी पावर को काफी हद तक कम करता है। तो मेरे हिसाब से आपको खुश रहने की ज्यादा आवश्यकता है, और जिस तरीके से कोविड के अंदर भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट काफी ज्यादा है, तो ये चीजें विशेष रूप से मैं इसमें लोगों के लिए निवेदन करूंगा। तो मैं चाहती हूँ आप 2 लाइनों में एक प्यारा सा मैसेज सभी दर्शकों को दे जो हमारा शो देख रहे हैं। कोविड-19 का वक्त है, हताश नहीं होना है, खुश रहना है, और किन बातों का ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना और कोविड को कंट्रोल करना है? देखिए, जोधपुर का संपूर्ण प्रशासन और जोधपुर की जनता, आप सभी लोगों ने पिछले 10 माह से मेरे हिसाब से कोविड का समय देखा है, और हम सभी ने सभी को साथ लेते हुए इस चीज़ को काफ़ी हद तक नियंत्रण भी किया है। जरूरत है अब, मेरे हिसाब से कोविड को 1 साल का साइकिल पूरा होने को है, तो हम इस चीज़ों को ध्यान में रखें। जो सरकार ने जागरूकता अभियान चला रखे हैं, सीधा सा इसका मेजर है एसएमएस। आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क रखें, सैनिटाइजर का आप यूज़ करें, और सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन की पालना, नियंत्रण करने के लिए इसको पालना करने को कहा जाता है, उसकी आप पालना करें। हमारे लिए सर्दियों का मौसम और ये शादियों के बाद का मौसम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमने ये समय निकाल लिया और जो भी कोरोना की जो दर चल रही है उसको हम नीचे लाने में कामयाब हुए, तो ये हमारे लिए और जोधपुर के लिए इतिहास बनाने का समय होगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप कोविड के वक्त आपके ऊपर और पूरे प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, और इतना अप्रोच करने के बाद आप वक्त निकालकर स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आज हमारे साथ डॉक्टर बलवंत मंडा थे। इन्होंने कोविड के बारे में विस्तार से आपसे बातें की, आपके सवालों के जवाब दिए, और हर बात में बार बार एसएमएस की बात कही, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर। अगर आपने इन पर ध्यान दिया तो यकीनन मानिए कोविड-19 जल्दी हमारे बीच से चला जाएगा। अच्छी उम्मीदों के साथ रहिए, अच्छी मानसिकता के साथ रहिए और खुश रहिए। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपकी होस्ट और दोस्त शिल्पा अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ एक बार फिर हाजिर हो जाएगी। तब तक के लिए दीजिए आप मुझे इजाजत। नमस्कार।